फर्ज करें कि कोई आपसे पूछ रहा है ये सवाल जो देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सोचिए आप उसका क्या उत्तर देंगे। अगर आपको नहीं मालूम है कि ये फोटो यहाँ पर क्या काम कर रही है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में हम देखने वाले हैं यहाँ पर ये जो पूरा मामला है यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये जो शो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पर सच का सामना। तो अगर आपने पहले देखा हुआ है तो ठीक है, नहीं देखा हुआ है तो भी ठीक है, लेकिन इससे आपको क्या याद रहने वाला है, अभी जीवन में हमेशा उसके बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रीमियम वीडियो का पार्ट 3, जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं जून 2024 का पेपर, ठीक है। तो इसके पहले कि अगर आप 2 पार्ट देखना चाहते हैं तो आप जो है प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो प्रीमियम का पार्ट नंबर 3 है इसको देखते हैं हम यहाँ पर, और हम सॉल्व करने वाले हैं कहां से सवाल सॉल्व करने वाले हैं हम यहाँ पे सवाल नंबर 91 के आगे। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 91 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 91 बोलता है अकॉर्डिंग टू माटाराजो, है ना, माटाराजो के अनुसार स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक का कार्य क्षेत्र संबंधित है किससे, ठीक है। माटाराजो जो है आपके क्या है, एक आपके हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो हेल्थ साइकोलॉजी आपका जो एक पार्ट है उसमें एक प्रमुख नाम है कौन सा, वो है आपके माटाराजो का यहाँ पर, ठीक है। सवाल में आपसे पूछा गया यहाँ पर माटाराजो के बारे में, लेकिन सवाल में जो आपसे पूछा गया है वो नहीं पूछा गया है आपसे माटाराजो के बारे में। क्यों है यहाँ पर, अभी हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माटाराजो मतलब मान के चलिए यहाँ पे आपका नाम लिख देते हैं XYZ, ठीक है। आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम है XYZ उसको यहाँ लिख दीजिए, तो भी सवाल का आंसर वही रहने वाला है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू आपके अनुसार हेल्थ साइकोलॉजिस्ट डील विद, ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है वो किससे डील करेंगे, सवाल आपसे ये पूछ रहा है स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक का कार्य क्षेत्र संबंधित है किससे, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, प्रमोशन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ इलनेस और इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप बताएंगे कि कोई भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है वो सब क्या काम करता है, तो वो सब कौन से काम करेगा, वो सब काम करेगा आपका स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने का काम करेगा, ठीक है। काम ही इसके लिए कर रहा है वो, है ना, स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करेगा, यानी कि ये ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका होने वाला है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, रुग्णता की रोकथाम, है ना, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। ऐसा नहीं कि जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है वो चाहेगा कि कोरोना और फैले, या फिर और भी कोई जो कोई गंभीर बीमारी है, निमोनिया है या टीबी है या जो भी है, हैजा फ्लू जो भी है वो फैले, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी यहाँ बात करेगा, ठीक है। तो बी भी आएगा, ए और बी आएगा, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है। इन तीनों में से यहाँ पर कुछ होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, पढ़ते हैं हम सी ऑप्शन, प्रमोशन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ, है ना, चरित्र शक्ति का प्रचार प्रोत्साहन यहाँ पर। तो ये जैसे ही आपने इसको पढ़ा कि प्रमोशन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ, तो ये आपका हेल्थ साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपके सकारात्मक मनोविज्ञान का, यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का। पॉजिटिव साइकोलॉजी की शुरुआत कौन करते हैं, आपके मार्टिन सेलिगमैन, जो एपीए के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। और उनके साथ साथ एक और नाम है, वो क्या है, वो है पीटरसन, ठीक है। पीटरसन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपको यहाँ पर देते हैं आपके पास 6x24 वाला सीन यहाँ पर, ठीक है। हर इसमें आपको जो है यहाँ पर इतने वर्च्यूज मिलेंगे और ये सब चीजें रहती हैं इसके अंदर। तो वो आप पढ़ते हैं कहाँ पर, आप पढ़ते हैं यूनिट नंबर 10 के अंदर, जहां पर आप पढ़ते हैं चरित्र की शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो चरित्र शक्ति का प्रचार प्रोत्साहन ये तो नहीं करने वाला है ना, जो भी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है वो क्या नहीं करने वाला, आपका प्रमोशन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ तो ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो सी ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। तो अगर हम सी को एलिमिनेट करते हैं तो आपका आंसर तक आप ऑलरेडी वैसे भी पहुंच चुके हैं। तो बताइए यहाँ पर, चाहे यहाँ पर मटाराजो लिखा हो, चाहे यहाँ पे नोस्ट्राडामस लिखा हो, चाहे यहाँ पे सोक्रेट्स लिखा हो, चाहे यहाँ प्लाटो लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा हो तो भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल में आपसे ये पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। सवाल केवल कितना है, सवाल केवल इतना है, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट डील विद। लेकिन क्या होगा, एग्जाम के दिन आप केवल माटाराजो पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा आपने नहीं करना है, आगे के लिए आपने जो है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर है ए, बी एंड डी ओनली। तो आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का काम 1 2 3 4 खत्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ इलनेस, है ना, कि रुग्णता जो है क्या कारण से हो रही है, अगर बुखार हो रहा है तो क्या कारण है, आप बाहर जाकर पानी पूरी खा रहे हैं उस कारण बुखार हो रहा है, या फिर आप बाहर जाकर भीग रहे हैं इस कारण हो रहा है, या फिर आपके कूलर में जो मच्छर भर गए हैं उस कारण हो रहा है, या फिर आपके बाजू से जो नाली जा रही है वहां पे बहुत ही प्रदूषित पानी भर चुका है, या फिर सड़कों पे पूरा पानी बह चुका है, नाली का पानी आ रहा है, किस कारण से आपको हो रहा है, ये सब कौन देखेगा, टेक्निकली ये सब देखेंगे नहीं, लेकिन क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रीजन है इसके पीछे और कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, आपका एनवायरमेंट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन्ड एज पर्सनैलिटी डायमेंशंस बाय आइजेंक, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आइजेंक की बात हो रही है। तो इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी डायमेंशंस में कौन कौन से मेंशन है, इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रीएबलनेस, इंट्रोवर्जन या फिर न्यूरोटॉसिज्म, ठीक है। ये सवाल कहां से लिया गया है, आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी आप पढ़ते नहीं है तो ध्यान रखना है, एनसीईआरटी से आपको सवाल लिया गया है, इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रीएबलनेस, इंट्रोवर्जन और फिर न्यूरोटॉसिज्म, ठीक है। इसमें से क्या होगा आंसर, उसको यहाँ देखते हैं। तो आइजेंक के अगर आपको नहीं पता तो इन्होंने क्या दी है, आपकी पेन थ्योरी नाम से दिया है। पी से होता है आपका, यहाँ दिया नहीं हुआ है, ई से आपको यहाँ पर क्या होता है, और एन से क्या होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखते हैं हम किसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको नहीं पता, चलिए मान के चलते हैं आपको आइजेंक के बारे में नहीं पता इन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है। आइजेंक के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्या किया, आप जानते भी नहीं, पहली बार आप नाम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये तो आप जानते हैं ना, एग्रीएबलनेस के बारे में कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम ओशियन के अंदर। ओशियन किसकी है आपकी, तो यहाँ पर ओशियन की बात किन्होंने की है, ये बात की है आपके कोस्टा एंड मैक्रे ने। यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं आपकी ओपननेस की, खुलेपन की, यहाँ पे बात करते हैं कंसाइशियसनेस की, यहाँ पे बात करते हैं किसकी, यहाँ पे बात करते हैं आपके एक्स्ट्रावर्जन की, और यहाँ पे बात करते हैं किसकी आपकी, यहाँ पे बात करते हैं आपकी एग्रीएबलनेस की, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं आपके न्यूरोटॉसिज्म की, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हैं गारंटीड कि आपको जो है ए यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि एग्रीएबलनेस के बारे में, यानी कि सहमति योग्यता जो है ये कहाँ देखने मिलती है, ये देखने मिलती है आपको मैक्रे एंड कोस्टा के मॉडल में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं बिग 5 फैक्टर नाम से, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको वहां पर। तो बी तो आपका नहीं होने वाला, ये आपको मालूम पड़ गया। तो जैसे ही आपको मालूम पड़ता है बी नहीं होने वाला, बी नहीं होने वाला, बी नहीं होने वाला और बी नहीं होने वाला, तो आंसर तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ए सी डी जो है यहाँ पर आपका सही आंसर है, ठीक है। बड़ा ही आसान हो गया यहाँ पर, क्योंकि आपको आइजेंक के बारे में कुछ नहीं मालूम। चलिए मान लिया हमको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही आपने पढ़ा है इस ऑप्शन को, एग्रीएबलनेस को, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो अभी आप लेक्चर्स में देख रहे हैं हमारे, उनसे संबंधित चीजें आपको मिलेंगी, या तो सवाल में मिलेंगी या तो ऑप्शन में मिलेगी। बस वो थोड़ा सा आपको ढूंढ के कहां पर पूछ रहे हैं आपसे, उसको आपको क्लिक होना चाहिए वहां पे फटाक से, और आप क्या करेंगे, उसको वहां पर सही मार्क कर देंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो यहाँ पे सही आंसर होता है। तो भावनात्मक स्थायित्व, इंट्रोवर्जन और न्यूरोटॉसिज्म जो है हमको देखने मिलता है आइजेंक की थ्योरी के अंदर। तो अभी जाइएगा नहीं, ये व्यक्ति भी आपसे मिलने आने वाला है, तो वेट करिए, वीडियो के एंड में देखेंगे हम क्या यहाँ सब बातें हो रही हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट प्लुटचिक, प्लुटचिक अगेन आपका देखिए 3 सवाल जो है खटाखट कहां से आए हैं, आपके एनसीईआरटी से आए हैं, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर 91 की छोड़ दिया यहाँ पर, तो 92 को देखा यहाँ पर, तो 92 नंबर सवाल जो है आपका वो भी आपका यहाँ से लिया गया है एनसीईआरटी से। 93 नंबर का जो है वो भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट प्लुटचिक हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बेसिक इमोशंस आर देयर, और आपको जान के बाद ताज्जुब होगी, आपको आश्चर्य होगा, और आप जो है यहाँ पर सोचेंगे कि बड़ी बड़ी किताबों में रॉबर्ट प्लुटचिक का मॉडल नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपकी जो बेसिक एनसीईआरटी है वहां पर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, तो यहाँ पर 10 होते हैं, ये आपका गलत आंसर है। सही कितने होते हैं आपके यहाँ पर, आपको मिलते हैं यहाँ पर 8, ठीक है। 8 आपको इमोशंस देखने मिलते हैं बेसिक वाले अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट प्लुटचिक। और इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको 2-2 की पेयरिंग में बताया हुआ है, यानी कि 4 बताए हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, 8 इस प्रकार से 8 बताए हैं दोनों की पेयरिंग में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव रिसर्च पर्सपेक्टिव एनालाइजेस द वेज इन विच पीपल मेक सेंस ऑफ देयर एवरीडे एक्टिविटीज टू बिहेव इन अ सोशली एक्सेप्टेबल मैनर। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्तापरक शोध दृष्टिकोण उन रीतियों का विश्लेषण करता है जो लोगों को अपने दैनंदिन गतिविधियों में सामाजिक रूप से स्वीकार्य रीति से व्यवहार करने का बोध करती है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ पाए तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी एथनो मेथोडोलॉजी के बारे में, ठीक है। नु प्रविधि के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, नृ प्रविधि के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे सिमियोटिक्स भी नहीं है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी नहीं है, ह्यूरिस्टिक इंक्वायरी भी नहीं है, और आप देख रहे हैं प्रीमियम वीडियो। तो जो अभी आपने यहाँ पर 4 चीजें देखी हैं वो किसके अंदर फॉल करती हैं। टॉपिक लिया गया है आपके यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड से, ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड से आपको लिया गया है ये वाला टॉपिक। ये सब चीजें कहाँ फॉलो करती हैं, फॉल करती हैं आपकी गुणात्मक शोध के अंदर, यानी कि आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ये जो है चारों पार्ट आते हैं। कौन कौन से यहाँ पर देखिए आपको दिया है सिमियोटिक्स के बारे में, नंबर सेकंड आपको दिया है एथनो मेथोडोलॉजी के बारे में। तो एथनोग्राफी आप ऑलरेडी जानते हैं, देखिए एथनोग्राफी से आपको 2 सवाल पूछे गए हैं इस बार, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। थर्ड वाला कौन सा है आपका, वो है आपका ह्यूरिस्टिक इंक्वायरी, ठीक है। और एक और कौन सा है आपका, वो है आपका 4 नंबर का, वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो नंबर 1, 2, 3, 4 ये जो आपके सिमियोटिक्स है, एथनो मेथोडोलॉजी है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, ह्यूरिस्टिक इंक्वायरी है, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके हैं अलग अलग परिप्रेक्ष्य, ठीक है। परिप्रेक्ष्य आप जानते हैं, पर्सपेक्टिव है आपके किसके अंदर, आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, यानी कि गुणात्मक शोध के अंदर या गुणात्मक जो आपका है रिसर्च उसके अंदर क्या है, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव है आपके सेमियोटिक्स, एथनो मेथोडोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शन और आपकी ह्यूरिस्टिक इंक्वायरी यहाँ पर। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे आंसर की, जो कि क्या है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है एथनो मेथोडोलॉजी, ठीक है। एथनो मतलब समझ गए आपने, एथनोग्राफी में जिस प्रकार से होता है कुछ उसी प्रकार की चीजें होंगी इसके अंदर भी, ठीक है। तो देखिए जो एथनो मेथोडोलॉजी यहाँ पर है, ठीक है, जो आपकी नृ प्रविधि है, ये कहाँ से आई है, ये आई है आपके सोशियोलॉजी से,
ठीक है, कहाँ से आई है? ये आई है आपकी सोशियोलॉजी से। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन आपको जानकारी के लिए ध्यान रखना है, पूरी कहानी बनने के लिए आया गया है ये आपका कहाँ से? सोशियोलॉजी से। और यहाँ पर जो रिसर्चर है, यानी कि यहाँ पर जो आप हैं, ठीक है, जो आप हैं, जो आप रिसर्चर हैं, अगर आप एथनो मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप निरूप प्रविधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आपका प्रश्न क्या है, आप क्या चीज जानना चाहते हैं, आप क्या चीज ढूंढना चाहते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव रिसर्च पर्सपेक्टिव एनालिसिस, आप इस चीज को नहीं पढ़ेंगे जो अभी हमने आपको खोल के पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये है आपका कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए हैं, आप देख लेंगे इसको क्या होता है, इसको क्या होता है, लेकिन आपको जानना है कि किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। ठीक है, analyzes the ways in which people make sense of their everyday activities to behave in socially acceptable manner, यानी कि उन रीतियों का विश्लेषण करता है जो लोगों को अपनी दैनंदिन गतिविधियों में सामाजिक रूप से स्वीकार्य रीति से व्यवहार करने का बोध कराती है। यही क्या है आपका? यही आपकी एथनो मेथोडोलॉजी है। यानी कि रिसर्चर का सवाल क्या है? यही है कि लोग जो है कैसे कर रहे हैं, है ना, अपनी जो दैनिक गतिविधियां हैं, एवरीडे एक्टिविटीज हैं, उससे क्या सेंस निकाल रहे हैं ताकि क्या कर सके? बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल मैनर। ठीक है, तो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल मैनर क्या है कि आप अगर मतलब क्या है, आप यहाँ पर देखिए, जैसे आप मान के चलें आप 14 वर्ष के या 12-14 वर्ष के आप कोई बालक हैं या बालिका हैं, तो आपका काम क्या है कि आप कहाँ जाएंगे? स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, ये क्या है? सोशली एक्सेप्टेबल मैनर समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही मान के चलिए ये जो बच्चा है कहाँ पे? ड्रग डीलिंग में फंस गया है, या ये जो है मतलब एक्सेट्रा एक्सवाइजेड कामों में फंस गया है, गलत आपत्तिजनक गतिविधियां कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है? ये बराबर काम नहीं है। ठीक है, तो आपको यही चेक करना है इसके अंदर कि द वेज इन विच पीपल मेक सेंस ऑफ देयर एवरीडे एक्टिविटीज टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल मैनर। तो ये जो 12-14 साल का बच्चा है क्या चीजें कर रहा है, क्या अपना मतलब निकाल रहा है उससे ताकि वो सोसाइटी में एक्सेप्ट हो जाए, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये किसकी बात होगी? ये होगी आपकी एथनो मेथोडोलॉजी के अंदर, यानी कि निरूप प्रविधि के अंदर हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं यहाँ पर हम किसके बारे में? अगला देखते हैं यहाँ पर हम आपके सिमियोटिक्स के बारे में। सिमियोटिक्स देखिए कहाँ से निकल के आता है? ये निकल के आता है आपकी लिंग्विस्टिक्स से, यानी कि आपकी जो भाषा होती है उससे निकल के आता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए अगर हम बोलें इस शब्द का मतलब क्या होता है, या इस वर्ड का, ठीक है, जो वर्ड है, जो आपके सिंबल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आपके सिंबल्स हैं, जो चिन्ह है, उनका क्या मीनिंग है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, जैसे जो भी साइन है, जो भी सिग्नल है, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, है ना, वो किस प्रकार से क्या मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे मान के चलिए आप जो है यहाँ पर इस क्लास में बैठे हुए हैं और टीचर जो है आपको यहाँ पर घूर के देख रही है केवल। ठीक है, केवल केवल क्या कर रही है? आपको यहाँ पर केवल घूर के देख रही है, तो आप समझ जाएंगे वो कहना क्या चाह रही है कि आपको बातचीत नहीं करनी है, आपको चुप रहना है। ठीक है, तो कैसे पर्टिकुलर क्या कर दिया इसने? एक मीनिंग कन्वे कर दिया यहाँ पर, है ना। आपकी क्लास में भी कभी ना कभी ऐसे हुआ होगा, है ना। यहाँ पे आपको क्या मालूम पड़ रहा है? एक मीनिंग मालूम पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन वही मान के चलिए कोई अगर आपको घूर के देख रहा है, कहाँ पर? आप अकेले सड़क पर जा रहे हैं अकेली रात को, ठीक है, और यहाँ पे कोई आपको घूर के देख रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ का मीनिंग आपका अलग है ना। सिग्नल देखिए, सिंबल, साइन जो है आपका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी क्या है? कंटेक्स्ट अलग अलग हो जा रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, उसका मीनिंग भी यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, और यही कहाँ पर अध्ययन करते हैं? ये अध्ययन करते हैं आपके सिमियोटिक्स के अंदर। ठीक है, सिमियोटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? यही करते हैं कि जो वर्ड है, साइन है, सिग्नल है, ठीक है, इन सब का मतलब अलग अलग कंटेक्स्ट में क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके लिए यहाँ पे इसका आप नहीं समझ पाएंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन किसी और के लिए हो सकता है ये जो है एक अच्छा मीनिंग कन्वे कर रहा हो। ठीक है, उसको समझ में आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको हो सकता है कोई मीनिंग नहीं दे रहा है यहाँ पर, लेकिन किसी के लिए मीनिंग है ना। हो सकता है यहाँ पे इसका किसी के लिए कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई और व्यक्ति है उसके लिए यहाँ पे इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन ये क्या है? ये भी सिंबल्स है यहाँ पे, लेकिन क्या कर रहे हैं? किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ये मीनिंग कन्वे करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर सिमियोटिक्स। ठीक है, ये कहाँ से निकला है? आपके लिंग्विस्टिक्स से निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है लक्षण विज्ञान। कौन से लक्षण है, क्या उस साइन का क्या मीनिंग है, क्या नहीं मीनिंग है ना, वो सब आप देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक स्वीकृति की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? एथनो मेथोडोलॉजी। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में। अगेन देखिए प्रतीकात्मक अंतरक्रिया, कोई सिंबल वगैरह की बात होगी क्या? देखते हैं। और उसी के साथ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूरिस्टिक इंक्वायरी। ये जो ह्यूरिस्टिक इंक्वायरी है, आप मान के चलिए आपको जल्द ही निकट भविष्य में सवाल देखने मिलेगा इससे संबंधित भी। ठीक है, तो जो आपकी जो ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी है, जो आपका ये मानवतावादी विज्ञान है, सॉरी नॉट विज्ञान है, मनोविज्ञान है आपका। ठीक है, जिसमें आप जानते हैं कार्ल रॉजर्स को और अब्राहम मास्लो को। तो उसके अंदर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आपकी जो ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी है उससे निकल के आ रही है क्या आपकी? उससे निकल के आ रही है आपकी ये ह्यूरिस्टिक इंक्वायरी। ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं? आपके शॉर्टकट्स होते हैं ना। ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं? आपके यहाँ पर शॉर्टकट्स होते हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब नहीं है, वो कंटेक्स्ट नहीं है। कंटेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऐसा है कि मान के चलिए यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, और उसी के साथ साथ ये है सीन 1 और ये है सीन 2। तो यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे एक लड़की है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लड़की लड़का, यहाँ पे भी एक लड़की और लड़का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे आती है दरार और फिर क्या हो जाता है वो आपको मालूम है, यहाँ पे आपका जो है ब्रेकअप हो जाता है दोनों ही केसेस में, ठीक है। दोनों ही केस में सीन 1 एंड सीन 2 में क्या हो रहा है, जो एक्टर्स हैं उनका यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। तो नाउ दिस फिनोमिना और दिस फिनोमिना, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लड़की है महसूस कर रही है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस यहाँ पर फील कर रही है ये लड़की, ये जो एक्सपीरियंस है, क्या वही एक्सपीरियंस ये लड़की भी फील कर रही है, आई मीन ब्रेकअप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो, ठीक है। क्या यहीं पर एक जो लड़की है ये फील कर रही है, क्या यही फील कर रही है, क्या ये सिमिलर है ना, क्या ये सेम चीज को फील कर रहे हैं दोनों जन या नहीं कर रहे हैं, यही हम कहाँ देखते हैं, यही हम चेक करते हैं आपकी ह्यूरिस्टिक इंक्वायरी के अंदर, ठीक है। तो वही मान के चलिए यहाँ पे एक पत्नी है और यहाँ पे एक पति है, ठीक है, और यहीं पे सीन 2 ले लेते हैं, पति पत्नी अगेन। अब इनके बीच क्या हो रहा है, यहाँ पे तलाक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे डाइवोर्स हो चुका है। तो अब यहाँ पे ये जो फील कर रही है, ये जो फील कर रही है, ये जो फील कर रहा है, दूसरे जो फील कर रहे हैं, जो अदर्स हैं वो फील कर रहे हैं, क्या वो एक ही चीज फील करते हैं या नहीं करते हैं, ये जो रिसर्चर है ये यहाँ पर जानना चाहता है, ठीक है। ये कहाँ पर देखते हैं आप, ये देखते हैं आप ह्यूरिस्टिक इंक्वायरी के अंदर, और ये कहाँ से निकल के आता है, ये निकल के आता है आपके ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी से, ठीक है। तो यहाँ ये भी देख लिया हमने, तो आपको समझ में आ गया कि ये भी यहाँ पे आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं प्रतीकात्मक अंतरक्रिया, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। मतलब यहाँ देखिए कि अगर वर्ड को ब्रेक करें, इंटरेक्शन यानी कि मतलब क्या है, कोई दो लोग होंगे तभी उनके बीच अंतरक्रिया हो रही है ना, आप खुद से अंतरक्रिया तो कर पाएंगे नहीं, है ना, दो लोग चाहिए, यानी कि कहाँ से निकल के आ रहा है, ये निकल के आता है आपके सोशल साइकोलॉजी से, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान से निकल के आ रहा है। उसके बाद देखिए सिंबल्स की बात है, प्रतीकात्मक अंतरक्रिया है ना, कोई प्रतीक है, कोई चिन्ह है यहाँ पर, तो बस यही आपकी कहानी खत्म होती है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है ये क्या जानना चाहता है कि कोई ऐसे सिग्नल्स हैं, अब ये जो है आपका सिमियोटिक्स के साथ भी थोड़ा सा मिक्स करता है, ठीक है। सिग्नल्स हैं, वर्ड्स हैं, साइंस हैं, है ना, जैसा आपने पहले देख लिया है, इसलिए पहले आपको सिमियोटिक्स बताया गया था वहां पर, है ना, लक्षण विज्ञान के बारे में। तो ये जो सिमियोटिक्स है इसी के जैसा लगता है लगभग ये। तो यहाँ पर देखिए सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है आपका, जो है प्रतीकात्मक अंतरक्रिया है, इसके अंदर क्या है, ऐसे कौन से सिग्नल है, ऐसे कौन से वर्ड है, ऐसे कौन से साइंस है जो क्या कर रहे हैं, जो हमको मदद करते हैं बात करने के लिए या फिर इंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है, इंटरैक्ट करने के लिए हमको मदद करते हैं। वही जो है यहाँ पर रिसर्चर का लक्ष्य होता है, यहीं पर उसका गोल होता है, क्या उसको क्या देखना है, ऐसे कौन से कॉमन सेट हैं, ठीक है, ऐसे कौन से कॉमन सेट हैं सिंबल्स के, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं ऐसे कौन से बोध हैं जो कॉमन है, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, जिसके द्वारा अंतरक्रिया यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण पे देखें हम यहाँ पर, तो देखिए जैसे हम बात करें, सिंपल सा वर्ड है नमस्कार, ठीक है। नमस्कार यानी कि क्या होता है, दोनों हाथ जोड़ के आप जो है इस प्रकार से यहाँ पे आप इसे नमस्ते करते हैं, ठीक है, मान के लिए दोनों हाथ हैं, आप नमस्ते कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, इन दोनों के लिए क्या है, समझ जाएंगे, ठीक है, हमको ये आदर से बोल रहे हैं और ये छोटा बच्चा जो है हमको यहाँ पे आदर से बोल रहा है, ठीक है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे धन्यवाद, आप दुकान में गए, दुकान में अपने भिंडी की सब्जी खरीदी और उसके बाद जो है आपने उसको क्या बोला, आपने उसको बोला थैंक यू, धन्यवाद, और वो अगली बार आपको 2 रुपए कम डिस्काउंट देगा, ठीक है। ये सब क्या है, आप देख रहे हैं पर्टिकुलर कुछ शब्द है यहाँ पे, पर्टिकुलर कुछ चीज है, उसका क्या है मीनिंग है, जो क्या कर रहा है हमको, ये सब देखिए कॉमन है ना। आपको किसी को हाय बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, ये सब क्या है, कॉमन सेट ऐसे डेवलप हो चुके हैं जो क्या मदद करते हैं, हमारी इंटरेक्शन करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको भी ठीक करता है। और आप समझ में आ गए हैं किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन की, ठीक है। अगर इसको आपको देखना है, प्रैक्टिकल करना है, तो आप एक काम करिए, आप जो सब्जी वाले के पास जाएंगे या किसी भी शॉप में जाएंगे और वहां पे जाके क्या बोलिए, वहां पे जाके बोलिए चिक बाजू, ठीक है। आप केवल क्या करेंगे, आपने बना लिया वर्ड ये हेलो के लिए, ठीक है। हेलो के लिए क्या बोलेंगे, आप जाके बोलेंगे चिक बाजू, ठीक है, चिक बाजू बोलेंगे आप यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो दुकानदार है वो बोलेगा आपको, ठीक है, आप जो है ना, आपको जो है मेंटल हेल्थ की आवश्यकता है, इस प्रकार की चीजें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई कॉमन सेट नहीं है, आप समझ रहे हैं कॉमन सेट पे जोर क्यों दिया जा रहा है, एक कॉमन सेट होना चाहिए, है ना। आप उसको हाय बोलेंगे या हेलो बोलेंगे या नमस्कार बोलेंगे तो क्या करेगा, वो आपको सामने से रेसिप्रोकेट करेगा, सामने से बात करेगा। लेकिन आप जाके उसको कुछ भी XYZ शब्द बोलेंगे तो वहां से आप उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है इसके पास यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं कन्वे हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, मतलब आपने जो देखा अभी वो क्या थे, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपके अलग अलग परिप्रेक्ष्य थे। सिम्योटिक्स की बात की, सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात की हमने, और उसी के साथ साथ किसकी बात की हमने बात की आपकी ह्यूरिस्टिक इंक्वायरी के बारे में, और हमने बात की आपके एथनो मेथोडोलॉजी के बारे में। तो अगली बार इन चारों में से कोई भी सवाल आएगा तो आपको लेक्चर आएगा, और उसी के साथ आपको जो है ध्यान रखना है इन सभी चीजों का। तो अब हम चलते हैं आगे, अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 95। ऑलरेडी आपको बताया हुआ है पहले, सवाल नंबर 95 जो है आपका रिपीटेड है, PYQ। ये आपका कब रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है आपके 15 मार्च के पेपर में, ठीक है। तो 15 मार्च का प्रीमियम आपने ऑलरेडी देख लिया हुआ है, वहां से सॉल्व कर लिया है। तो सीधा सीधा इसको देखते हैं, यहाँ पे इसका जो आंसर होने वाला है वो यहाँ पर आपका इसका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में कन्फ्लुएंस क्या जाएगा, कन्फ्लुएंस जाएगा यहाँ पर आपका, नहीं ऑप्शन नंबर 4 नहीं है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पे आपका सही आंसर रहने वाला है। कॉज डिफ्लेक्शन के बारे में आपको देखिए 15 मार्च में पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है, डिफ्लेक्शन के बारे में आपसे पूछ लिया ऑलरेडी। कन्फ्लुएंस में देखिए क्या होता है आपका,
एब्सेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, सम्मिलन यानी कि स्वयं और अन्यों के बीच अंतर की अनुपस्थिति। सम्मिलन मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, ये एक नदी यहाँ से आ रही है यमुना और यहाँ से आ रही है गंगा, इन दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। ठीक उसी प्रकार से ए पर्सन है और बी पर्सन है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, यहाँ पे जब हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको हम, गेस्टाल्ट थेरेपी के अंदर इसको हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ यानी कि कॉन्फ्लुएंस। उसके बाद देखिए बी के साथ क्या है, रेट्रोफ्लेक्शन। रेट्रो यानी क्या है, पश्च विक्षेपण, फ्लेक्शन यानी कि अपने तरफ देखने की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा आपका सप्रेशन ऑफ बिहेवियर एंड द रीडायरेक्शन बैक ऑन टू द सेल्फ, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आप जो है इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं तो उसको क्या होगा, व्यवहार का दमन होगा आपका वहां पर, और उसी के साथ साथ क्या होगा वहां पर स्वयं की ओर पुनः निर्देशन। ठीक है, मतलब मान के चलिए यहाँ पर कुछ एक्सेट्रा चीज कर रहे हैं आप और आपको वो नहीं करनी चाहिए, तो क्या करेंगे, खुद की तरफ आप देखेंगे कि क्या मैं सही कर रही हूँ, कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए इंट्रोजेक्शन की बात करें, अंतर्वेशन में क्या होगा, अंतर्वेशन में आपका लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और एसिमिलेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन गेन। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है इंटरेस्टिंग, इंट्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, जो आपने चीजें बचपन से सीख के रखी हैं वो सब उसी चीजों को आप सही मान लेते हैं और वो सब करने लगते हैं और आपके बिहेवियर में वो सब चीजें आ जाती हैं, और यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर देते हैं, इस मतलब कमी हो जाती है आपको डिस्क्रिमिनेट करने की, और एसिमिलेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन गेन यहाँ पर आपका होता है। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन ज्यादा गेन नहीं होती, कम गेन होती है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जाएगा आपका सी के साथ 4, और डी के साथ क्या है, दिशा परिवर्तन में क्या होता है आपका दूसरों के साथ बचना। दिशा परिवर्तन डिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है आपका अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टेक्ट विद अदर्स। तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए 15 मार्च में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है। इंट्रोजेक्शन में क्या है, रिफर्स टू द इंटरनलाइज्ड रूल्स, ऐसे जो नियम है गवर्निंग अवर थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर फ्रॉम पेरेंटल, जो हमने बचपन से सीखा है, एंड अदर, और दूसरों से जो सीखा है हमने, जो हमारे केयर गिवर हैं, इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स, ये हमको क्या कर रहे हैं, बचपन से हमको यहाँ पर ये बता रहे हैं, इस प्रकार की चीजें, ये आपका इंट्रोजेक्शन में आता है। रेट्रोफ्लेक्शन में क्या है, रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय वी डू टू अवरसेल्व्स व्हाट वी वुड लाइक टू डू, मतलब हम जो करना चाहते हैं वही हम करेंगे, बाकी जो दुनिया है वो जाए, है ना, पाव भाजी खाने। उसके बाद देखिए कन्फ्लुएंस जो है वो क्या है, रिफर्स टू द स्टाइल ऑफ रिलेटिंग टू अदर पीपल व्हिच इज बेस्ड ऑन एन एब्सेंस ऑफ, कुछ लिखा हुआ है, कन्विक्शन दैट एवरीवन शुड बी इन एग्रीमेंट, यानी कन्फ्लुएंस होने की गंगोत्री आएगी, यहाँ से यमुनोत्री आएगी, और यहाँ पे क्या आपको संगम देखने मिलेगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ आवरसेल्व्स टू अदर पीपल, है ना, हम अपने जो एस्पेक्ट हैं वो दूसरे के पास नहीं डालते, यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो है गलत आंसर है। ठीक है, सवाल में क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। इसमें क्या करते हैं, हम अपने में और दूसरे के बीच में यहाँ पर कोई भी संबंध या कोई भी संपर्क यहाँ पर नहीं रखते हैं, ऐसा यहाँ पे आपको ये बता रहा है। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टेक्ट विद अदर्स, तो दूसरा डिफ्लेक्शन करने की तो वहां दूर की बात है कि आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे कुछ भी। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 96 सवाल नंबर 96 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस एज पार्ट ऑफ अष्टांग योग सूत्र। ठीक है, योग सूत्र से देखिए धमाधम सवाल पूछ रहे हैं, तो अब संभावना कम है कि आगे आपको पूछेंगे इसके बारे में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रत्याहार सबसे एंड में आएगा, इसलिए उनको मालूम था, इसलिए उन्होंने देखिए 3 जगह यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, ओके। पहले क्या आएगा, पहले आता है आपका यम, फिर आता है आपका नियम। इसको जमाते हैं जरा, यहाँ पर यम नियम कहाँ है, सी आपका ये है और नियम आपका ये है। सी ए कहाँ आएगा, सी ए यहाँ पर आ रहा है और सी ए यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा आपका आंसर। सी ए ई बी डी, ई क्या है, आसन बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है, पहले प्राणायाम बोल रहा है। ठीक है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, YNAP। ठीक है, तो आप प्राणायाम कैसे लगा सकते हैं, बिना आसन लगाए, यानी कि बिना बैठे, है ना। आसन लगाने मतलब प्राणायाम करने के लिए भी आपको जो है आसन लगा के बैठना होगा, दोनों पैर फोल्ड करके, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो आपका जो ई वाला जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा CAEBD, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका यहाँ पर आएगा प्रत्याहार। ठीक है, प्राणायाम के बाद आएगा प्रत्याहार, और फिर आपका आता है धारणा एंड समाधि। ठीक है, ओके। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे ताकि अगली बार जो है आप इस प्रकार की गलती ना करें। इस बार तो काफी सवाल पूछे गए हैं आपसे इसके ऊपर से। ठीक है, ओके। अब देखते हैं आगे, गेस्टाल्ट थेरेपी इन्वॉल्व्स बेसिक नोशंस ऑफ। देखिए अब जब खराब पेपर होता है तो इस प्रकार की चीजें सेट कर दी जाती है। मतलब देखिए गेस्टाल्ट थेरेपी से आपको 2-2 सवाल, ठीक है, गेस्टाल्ट थेरेपी से आपको 2-2 सवाल, और कहां से सवाल नहीं आपको, पियागेट से कोई सवाल नहीं, एरिक्सन से कोई सवाल नहीं, है ना, और बाकी जो चीज है मेन उनसे आपको कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। खैर जाने देते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें हैं। इससे भी आपको देखिए ऊपर योग वाला है, वहां से भी आपको कई सारे सवाल देखने मिलेंगे। गेस्टाल्ट थेरेपी इन्वॉल्व्स बेसिक नोशंस ऑफ, यहाँ पर गेस्टाल्ट थेरेपी में निम्नलिखित आधारभूत भाषा संलिप्त है, कौन कौन सी है, वो आपकी देखिए फील्ड थ्योरी, डायलॉग।
यहाँ पर देखिए अगर हम सिंपल सी बात करें तो ये तो जानते हैं फील्ड थ्योरी का संबंध भी इससे है और बी का भी है, यानी डी और बी आपका होने वाला है। डी और बी कहाँ कहाँ पर है, हरी जगह पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, सारी जगह आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए फेनोमेनोलॉजी और एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, दिखाया था कि देखिए पी और ई आपके क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। यहीं भी आपको देखिए जून का सवाल में आपको प्रूफ भी दिखाया था कि किस प्रकार से होता है, वो देखिए आपको अगेन यहाँ देखने मिल गया, यानी कि ए और ई भी होने वाला है। तो ए ई डी बी तो कंफर्म है कि होने वाला है। ए ई डी बी कहाँ है, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि सी के लिए जगह ही नहीं। मॉड्यूल क्या होता है, कौन से मॉड्यूल की बात हो रही है, यहाँ पे किस प्रकार के कुछ मॉड्यूल की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो आपने प्रीमियम पिछला वाला देखा था, तो वहां आपको बताया था किस प्रकार से ये वाला और ये वाला लिंक होता है। फेनोमेनोलॉजी के अंदर कौन कौन लोग हैं, यहाँ पर आपके अस्तित्ववाद के अंदर कौन कौन लोग हैं, किस प्रकार से लिंक करता है, वो आपने पूरा ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सवाल आपका बड़ी आसानी से यहाँ पर निकल जा रहा है, ए बी डी एन ई ओनली, ठीक है। मॉड्यूल की तो बात ही नहीं करनी है हमको, वहां पर बेसिक नोशंस की बात करनी है। अब देखते हैं अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर नॉन पैरामेट्रिक टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, विचलन के गैर मानदंडीय प्रतिमानी द्विमार्गी विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे, एफ टेस्ट का करेंगे, फ्राइडमैन का करेंगे, क्रुस्काल-वालिस का करेंगे, या फिर मीडियन का करेंगे। किसका करेंगे उसको यहाँ पर हम देखते हैं। तो एफ टेस्ट देखिए आपको किसकी बात करता है, ये बात करता है आपके अनोवा की, अनोवा की बात करता है। तो आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि जब भी जीवन में आपको लगे डर, आपको याद करना है ये शब्द NOIR, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं काला। काले से याद करिए, ये कहाँ होता है, ये होता है आपके नॉन पैरामेट्रिक में, ये पढ़ाया हुआ है आपको। ये कहाँ पर होता है आपके, ये होता है आपके पैरामेट्रिक में, ठीक है। नो आपका आएगा नॉन पैरामेट्रिक, ये आएगा आपका पैरामेट्रिक, ठीक है। तो जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, और जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, ठीक है। ओके, सवाल में क्या पूछा है आपसे, नॉन पैरामेट्रिक पूछा है, यानी कि एनपी यहाँ पे जो आएंगे वो इधर पे नहीं होंगे, और इधर पे जो आएंगे पैरामेट्रिक में वो यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ टेस्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। एफ टेस्ट आता है कहाँ पर आपका, एफ टेस्ट आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओके, लेकिन सवाल में क्या पूछा गया, हमारे को सवाल में पूछा गया है कि नॉन पैरामेट्रिक कौन सा है। तो नॉन पैरामेट्रिक में ये तो है, मतलब ये तो कहीं से नहीं होने वाला इस जीवन में पूरे से, ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। अब क्रुस्काल-वालिस, मीडियन और फ्राइडमैन, ये तीनों ही कौन है, चाचा भतीजे के लड़के हैं, और जो है कहाँ, एक ही घर में रहते हैं। क्रुस्काल-वालिस भी आएगा, मीडियन भी आएगा, और फ्राइडमैन भी यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो केएमएफ क्या है, तीनों आपके नॉन पैरामेट्रिक है, ये भी आपने यहाँ से सीख लिया इस लेक्चर में, ठीक है। तो अब अगला सवाल है यहाँ पे कि इनमें से नॉन पैरामेट्रिक कौन सा है। तो ये तो है ही नहीं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो फिर यहाँ पे टू वे पूछा गया है, टू वे के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं ये बताया हुआ है आपको अच्छे से करके पैराग्राफ में, सॉरी टेबल बना के। ये करता है आपके फ्राइडमैन टेस्ट के साथ में, ठीक है। तो फ्राइडमैन टेस्ट जो है किसका है, वो आपका यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव है टू वे का। लेकिन जब हम बात करेंगे वन वे की, एक दिशीय की, जब हम बात करेंगे, क्रुस्काल-वालिस वहां पर आपका आंसर होगा। ये देखिए आपको क्रुस्काल-वालिस कई बार आपसे पूछ चुका है पीछे PYQs के अंदर, इस बार केवल क्या कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पे टू वे पूछा है। लेकिन आपने लेक्चर देखा हुआ है, रिसर्च सीरीज करी हुई है, तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा बड़ी आसानी से। फ्राइडमैन टेस्ट जो है इसका आपका आंसर है, ठीक है, सवाल नंबर 98 का। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल जो है वो है द एक्रोनिम सोलर, इसका आपने देखा है लेक्चर यूनिट नंबर 9 के अंदर। कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो स्किल्स ऑफ काउंसलिंग, कौन कौन सी होती है काउंसलिंग के अंदर, उसको यहाँ पर आप मार्क कर देंगे वो वाला लेक्चर देखकर। तो यहाँ पर देखिए SOLER कहाँ से लिया गया है, माइक्रो स्किल्स ऑफ काउंसलिंग। अगेन देखिए गेराल्ड ईगन को तो मतलब एकदम कच्चा चबा गए हैं इस पेपर के अंदर, ठीक है। 2-3 सवाल आपको इसी टॉपिक से आपको दे दिए गए हैं गेराल्ड ईगन से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या देखने मिलेगा आपको, आई कांटेक्ट देखने मिलेगा, और आपको स्क्वायर करने की बात की गई थी, फेसिंग द क्लाइंट स्क्वायरली, है ना, ऐसे करके देखेंगे हम। तो बी आपका होगा, बी कहाँ पे दिया है, बी दिया है आपको 2 ऑप्शंस में, यहाँ पर और यहाँ पर। ए और यहाँ पर आपका बिल्कुल नहीं होने वाला। उसके बाद देखिए क्या है आपका, ओपन पोस्चर करते हैं, बैठते हैं, और लीनिंग फॉरवर्ड, है ना, उसकी तरफ सुनना है हमको, बैठना है। तो बी और डी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका यहाँ पर सही निकल के आता है, ठीक है। सी नहीं होगा, लर्निंग फ्रॉम द नरेशन, रिलैक्स डिस्पोजिशन यहाँ पे नहीं है। क्या करेंगे, आग्राहकों का स्पष्ट सामना और नेत्र संपर्क करेंगे, आई कांटेक्ट बनाएंगे उसके साथ, ठीक है। और उसी के साथ क्या करेंगे, खुली मुद्रा रखेंगे और अग्र झुकाव रखेंगे यहाँ पर। तो बी और डी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर निकल के आता है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 100। सवाल नंबर 100 में क्या बोल रहे हैं, while preparing one semantic differential scale, Dr. Yashvi has kept one adjective pair dull and sharp. This adjective pair represent the, कौन सा फैक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर किसकी बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपके ऑसगुड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के बारे में, ठीक है। तो अगर आप इस देखेंगे सवाल को, आपका PYQ है अगेन, लेकिन केवल थोड़ा चेंज कर दिया है। 2021 में पूछा गया था आपका सवाल ये वाला, अब यहाँ पे पूछा गया है 2024 में, ठीक है। तो ऐसा ना सोचिए कि आपका सेम सवाल रिपीट होगा, अब ये कई सालों बाद रिपीट होगा, इसके लिए आप तैयार रहें। तो यहाँ पे जो है आपका एक्टिविटी फैक्टर आपका यहाँ पर हो जाएगा एज पर आपका जो एनटीए रेफर कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्रियाकलाप कारक जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है एज पर द एनटीए रेफरेंस, ठीक है।
एक्टिविटी फैक्टर जो है आएगा, पोटेंसी नहीं आएगा, टॉटनेस फैक्टर तो होता ही नहीं है, 3 प्रकार के फैक्टर होते हैं, ई, पी एंड ए, एवेल्युएशन, पोटेंसी एंड आपका एक्टिविटी फैक्टर। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो क्या है आपका एक्टिविटी फैक्टर। कहीं कहीं आपको एवेल्युएशन भी मिल सकता है, पोटेंसी मिल सकता है, जहां मर्जी जो मिल जाए आपको, लेकिन जो एनटीए रेफर करने वाला है वो है आपका यहाँ पर एक्टिविटी फैक्टर। ये जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे अगले सवाल के ऊपर। 1957 वो है आपका यहाँ पर विच इज ट्रू अबाउट एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी यानी कि प्रत्याशा सिद्धांत के बारे में क्या सत्य है, उसको देखते हैं यहाँ पर कि अगर आपको इसके बारे में नहीं भी मालूम है तो भी जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। मान के चलते हैं आपको नहीं मालूम कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए ये आपने नहीं पढ़ा प्रत्याशा सिद्धांत क्या होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए किसने दी है आपको, विक्टर ब्रूम ने दी है। इतना बड़ा नाम ले रहे हैं यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने दिया होगा, ठीक है, प्रपोज बाय विक्टर ब्रूम। लेकिन आपको देखना है यहाँ पर किसके बारे में, कंसर्न विद द प्रोसेसेस रिगार्डिंग सेकेंडरी साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, द्वितीयक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं संबंधी प्रक्रिया से संबंधित है। सेकेंडरी साइकोलॉजिकल नीड्स यहाँ पे बात कर रहे हो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में, प्रत्याशा के बारे में, और यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करेंगे तो यहाँ तो ये बिल्कुल मैच नहीं होने वाला है, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो आपका गया है, समझ के चलो इसको आप, ठीक है। द्वितीयक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं संबंधी प्रक्रिया संबंधित, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है आपका, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए द की एलिमेंट्स आर एक्सपेक्टेंसी, ड्राइव एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। की एलिमेंट्स क्या है, मुख्य तत्व प्रत्याशा है, प्रेरण है और स्थायित्व है। स्थायित्व क्या है आपकी, स्टेबिलिटी है, अच्छा। और ड्राइव क्या है आपका, प्रेरण है। ड्राइव तो आप पढ़ते हैं कहाँ पर, किसकी थ्योरी में पढ़ते हैं आपको मालूम है, यानी कि ई भी आपका नहीं होने वाला। तो डी और ई को आप क्या कर दें, इसको एलिमिनेट कर दें आप यहाँ पर। तो डी और ई और ई आंसर तक आप पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। ये जो है आपका होने वाला है सही आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी एंड सी ओनली, ठीक है। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है क्या वास्तविकता में, प्रत्याशा सिद्धांत है क्या, इसको हम पढ़ते हैं कहां पर, इसको हम पढ़ते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर। प्रपोज बाय हुम, मेरा विक्टर ब्रूम, ठीक है, प्रपोज बाय विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है आपको यहाँ पर। और सेपरेट्स आउट एफर्ट, परफॉर्मेंस और आउटकम की बात करता है, और पीपल डू थिंग्स दैट गिव देम ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। आप वो काम करना चाहेंगे जो क्या कहते हैं आपको, जो महत्तम पुरस्कार देती है, उसके लिए आप करेंगे यहाँ पर काम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, सेकेंडरी साइकोलॉजिकल नीड्स आपको यहाँ दिया हुआ है और डी यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है आंसर। तो अब अपन चलते हैं अगले सवाल की ओर, और जो है सवाल नंबर 102। सवाल नंबर 102 नया टाइप का सवाल है, पहली बार पूछा गया है। और सवाल नंबर 103 जो है वो आपका पीवाईक्यू रिपीटेड है। सिंपल सा, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आंसर आपका सैम्पलिंग एरर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, सवाल नंबर 102 बोल रहा है वबोल्डिंग या वुबोल्डिंग ने यथार्थता रियलिटी थेरेपी के जो स्टडीज बताए हैं उसमें क्या है आपका, ठीक है। तो ये बात करते हैं, देखिए निमोनिक है, इसको ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। वो क्या है आपका यहाँ पर, वो आपका यहाँ पर है WDEP। तो अगर आपको केवल इतनी ही डिमांड है कि आप समझ जाएं तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये होता है जिसके लिए आपकी वांट के लिए, ये आपको होता है यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, तो डी यहाँ मैच कर जाएगा, फिर आपका ई आ जाएगा और फिर आपका पी आ जाएगा, यानी कि ADCB आपका आंसर हो जाएगा। जिनको केवल आंसर से मतलब है तो आपका यहाँ पर आंसर निकल आता है सेकेंड नंबर का, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हो क्या रहा है यहाँ पर, और एक्चुअली सवाल हमको ये पूछा क्यों गया है। ये पॉइंट उठाया गया है आपके यूनिट नंबर 9 से, जहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, जहाँ पर हम बात करते हैं रियलिटी थेरेपी के बारे में। अलग अलग थेरेपीज हैं, कभी भी आपसे कोई भी थेरेपी पूछ सकते हैं, ठीक है। गेस्टाल्ट पूछा गया है, रियलिटी थेरेपी पूछी गई आपसे। ये कब डेवलप हुई थी आपकी, 1964-65 के आसपास आपकी डेवलप हुई है। किसके द्वारा की गई है, नाम ध्यान रखेंगे आप, विलियम ग्लेसर, ठीक है। विलियम ग्लेसर या ग्लासर के द्वारा रियलिटी थेरेपी को डेवलप किया गया है यहाँ पर। और इसके अंदर क्या बात करते हैं वो, इसके अंदर बात करते हैं कि आपके पास कुछ नीड्स की बात है यहाँ पर, ठीक है, आपकी जो लाइफ है उसके लिए, ठीक है, कुछ 5 बेसिक ह्यूमन नीड्स है उसकी बात करते हैं। वो क्या क्या है, पहला देखिए आपका वो है आपका यहाँ पर जीवन, यानी कि आपका सर्वाइवल, इसको आप ध्यान रखेंगे, सर्वाइवल फर्स्ट है आपका। देन कौन सा है आपका यहाँ पर, आपका है पावर, पावर भी चाहिए आपको। उसके बाद क्या है आपकी यहाँ पर, आपके पास है यहाँ पर लव एंड बिलोंगिंग, आपको प्यार करना है और संबंधन बनाना है, एफेक्शन वहां पर देना है, जिस प्रकार से मास्लो में करते हैं। फिर फोर्थ में क्या है आपके पास यहाँ पर, फ्रीडम की बात करेंगे हम, है ना, आजादी भी चाहिए आपको, है ना। और क्या चाहिए आपको यहाँ पर, आपको चाहिए यहाँ पर फन, है ना, आपको जो है सेटिस्फेक्शन चाहिए, प्लेजर चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, ठीक है। तो जो है 5 नीड्स की बात की गई है, इसके अंदर 5 बेसिक नीड्स की बात की गई है आपकी रियलिटी थेरेपी के अंदर। तो सवाल पूछेगा आपसे रियलिटी थेरेपी के अंदर कितनी नीड्स की बात की गई है, तो मार्क करेंगे 5 के ऊपर। कौन कौन सी है, सर्वाइवल है, पावर है, लव एंड बिलोंगिंग है, फ्रीडम आजादी है, और फन है यहाँ पर, उत्साह वगैरह आपका यहाँ पर है, ठीक है। एंड फिर आपकी इसी रियलिटी थेरेपी के अंदर क्या निकल के आता है, ये आपका एक फंडामेंटल सिस्टम, एक मूल सिस्टम निकल के आता है, किसकी, आपकी रिलायबिलिटी थेरेपी, आपकी रियलिटी थेरेपी के अंदर आपका ये निकल के आता है। कौन सा है वो जिसको आप पढ़ रहे हैं, वो है आपका WDEP सिस्टम, ठीक है।
WDEP सिस्टम ये निकल के आता है। इसके अंदर किसकी बात करते हैं हम? सबसे पहले बात करते हैं आपकी वांट्स की, यानी कि जो जरूरत है आपकी, जो आशा करते हैं आप उसके बारे में। फिर उस आशा के लिए क्या करना है, क्या डूइंग होगी आपकी, डूइंग ले सकते हैं या फिर आप इसको डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है डूइंग या डायरेक्शन। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसको आप इवेल्युएट करेंगे, है ना, इवेल्युएशन, और फिर क्या है उसका यहाँ पर प्लान करेंगे आप इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो आपके चार कंपोनेंट हैं WDEP, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा, ठीक है। ये क्या है, आपकी बैकबोन है रियलिटी थेरेपी की। आपकी जो रियलिटी थेरेपी है इसकी कह सकते हैं यहाँ पर आपको बैकबोन के रूप में काम करता है ये चारों चीजें, ठीक है। आपको चाहते क्या है, आपकी इच्छा क्या है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम के अलावा और क्या चाहिए है, ठीक है, आपके लिए आपका सेटिस्फेक्शन मतलब आपके लिए क्या है, मनी मतलब आपके लिए क्या है ना, आपको खुश रहना है तो खुश रहने का मतलब क्या है ना, उसके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब चीजें आ जाएंगी किसके अंदर, आपके WDEP सिस्टम के अंदर, ठीक है। एंड बाकी के लिए आप जो है कंप्लीट फुल कोर्स के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए वांट्स, डायरेक्शन WD, फिर आपका इवैल्यूएशन आएगा E, और फिर आपका P आएगा यहाँ पर P, ठीक है। तो WDEP कहाँ दिया हुआ है, ADCB आपका यहाँ पे सही आंसर होता है, ठीक है। ओके, अगला सवाल ऑलरेडी कर लिया है, सैम्पलिंग एरर्स का आंसर है, सीधा सीधा आपका जो है PYQ यहाँ पर रिपीट हुआ है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं आपको, अगेन देखिए यूनिट नंबर 1 साइकोलॉजी, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी सवाल पूछा गया है। यम के अंदर क्या करते हैं, प्रत्याहार के अंदर सिंपली करते हैं आप विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। प्रत्याहार यानी कि बाहरी जगत से इंद्रियों को हटाना। आप क्या करते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से आपकी जो सेंसेस हैं आपके, उसको आप हटा देते हैं। तो आपको कोई चीज देखने में अच्छी नहीं लगती, फील करने में, महसूस करने में, उस सबको आपने हटा दिया। तो सी के साथ क्या जाएगा, आपका 2 जाएगा। सी के साथ 2 कहां पर जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा, इन दोनों में जा रहा है, ठीक है, इन दोनों के अंदर जा रहा है। उसके बाद देखिए धारणा में क्या करते हैं, धारणा के अंदर आप स्टेडिंग ऑफ माइंड, धारणा में क्या करते हैं आप, स्थिरमति करते हैं, स्थिर मस्तिष्क करते हैं। तो डी के साथ जाएगा आपका 3, और ये आगे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ए के साथ 4, बी के साथ 1, ए के साथ क्या है आपका, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए के साथ कर रहे हैं आप रिस्ट्रेंट, अपने आप को संयम रखेंगे ना। यम में क्या है, संयम, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, वो सब चीजें आपके जाएंगी। फिर क्या कर रहे हैं, नियम में क्या है, आप ऑब्जर्व करते हैं, प्रेक्षण करते हैं यहाँ पर आप इसके अंदर, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, A4, B1, C2 एंड D3 यहाँ पर। बस रुके रुके रहिएगा, मैं बस आने ही वाली हूँ। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 105 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज 4 P's ऑफ क्रिएटिविटी। 4 P कौन से हैं? अगेन देखिए घिसा पिटा सवाल, आपको 19-20 में सवाल पूछ रहे थे, और आपको जो कराते हैं पिछले 5 साल का कर लीजिए आप सवाल, आपका कोई नंबर नहीं छूटेगा, लेकिन आप लोग सुनते नहीं है, ठीक है। जरूरी है करना आपको सारे के सारे 100 सवाल। प्रोसेस, पर्सन और प्लेस यहाँ पे आंसर हो जाएगा ADC, यहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ACD आपका सही आंसर है। परफेक्ट प्रीफेस क्या है पता नहीं क्यों दिया है यहाँ पर, ACD आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रोसेस, पर्सन, प्रेस और प्रोडक्ट आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए, वन रिसर्चर्स चेंज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा फ्रॉम 0.5 टू 0.1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ से यहाँ जाएंगे डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घटेगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। रिसर्च सीरीज करिए अच्छे से और वहां पर देखेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 107, एंड उसी के साथ होती है हमारी एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप बालक देख रहे हैं इसको आप ऐसे मत समझिए सामान्य, मतलब यहाँ पर है ना, ये जो है एक बालक गंभीर बीमारी का शिकार है, जिसको आप जानते हैं किस नाम से, PKU, ठीक है। तो PKU वाले बच्चे में क्या होता है, आपको ये देखने मिलता है, और उसी के साथ आपको क्या देखने मिलता है, माइक्रोसेल्फी, सेल्फी सही लिख रहे हैं, इस पर लिख दो माइक्रोसेल्फी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोसेल्फी के अंदर आपको जो है हेड है, इसका साइज जो है छोटा रह जाता है। खैर फिलहाल यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप समझिए इसको, आपका जो हेड है, मस्तिष्क जो है वो क्या रहता है, इसका साइज जो है जो एक नॉर्मल बच्चे का होता है उससे यहाँ पर छोटा हमको देखने मिलता है, इसलिए हम वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, माइक्रो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो PKU क्या होता है, फिनाइल केटोनूरिया, आपको मालूम है एक जीन होता है, जीन नहीं सॉरी, एक चीज होती है फिनाइल एनालीन, ठीक है। ये आपका PYQ में पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया आपको PYQ में, फिनाइल एनालीन। उसकी वजह से क्या होता है, ये अमीनो एसिड प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं कर पाता एंजाइम्स को, और वो सब चीजें आपको क्या बनाती है, आपको PKU यहाँ पर बना देती हैं। ओके, आप पढ़िए सवाल को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ जर्की अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स। अगेन आपका यहाँ PYQ रिपीट हुआ है, ठीक है, ये PYQ है आपका यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको जो बताया अभी, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स वगैरह ना आपने फिनाइल केटोनूरिया में देखे, ना आपने माइटोसिस में देखे। अब यहाँ देखिए माइटोसिस क्या होता है, एक छोटा सा जायगोट है, इससे 2 जायगोट बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, ठीक है, इसके 2 बन गए यहाँ पर, फिर इसके 2 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे। ये क्या हो रहा है, ये आपका माइटोसिस है। इसको आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं सेल डिवीजन प्रक्रिया से, ठीक है। तो जो आज आपका शरीर है कैसे बना है, ये सेल डिवाइड होते होते हुए बना है। सबसे पहले हम सब क्या थे, केवल ये थे। फिर जो है माइटोसिस ने अपना काम किया, किक इन किया, यहाँ पे 2 सेल बढ़ गए, फिर इसके यहाँ पे 2 पार्ट हुए, ऐसा समझिए। यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम लेते हैं एक बड़ा A, ये आपका पहला जाइगोट है। अब देखिए ये डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा A1 और ये बनेगा A2,
ठीक है, यहाँ पर बन गया A1 A2। अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड होंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा A11 का 1 और ये क्या बनेगा A1 का 2, ये क्या बनेगा A2 का 1 और ये क्या बनेगा A2 का 2। इस प्रकार से आगे क्या बनेगा A11 का 1 और फिर A12 का 1। ठीक है, फिर यहाँ पे इस प्रकार से आगे यहाँ पर सॉरी यहाँ पे एक और आएगा A111 का 2। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा और यही इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका माइटोसिस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स की बात ना तो फिनाइल केटोनूरिया कर रहा है ना माइटोसिस कर रहा है। अब आपके पास क्या बचते हैं, केवल दो बचते हैं आपके पास, हंटिंगटन एंड कोर्साकॉफ। यहाँ पे सही आंसर जो है वो क्या है, वो आपका यहाँ पर हंटिंगटन डिजीज जो है इसके अंदर आपको देखने मिलता है। ठीक है, एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है यहाँ पर, इसलिए लिखा हुआ है क्या आपका जीनीय लिखा हुआ है। देखिए बताइए, जीनीय तंत्रिका पेशी के है, जेनेटिक होता है आपका ये। ठीक है, कोर्साकॉफ में देखिए बताया हुआ है आपको क्या होता है, जब आप अल्कोहल ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर कोर्साकॉफ का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन सवाल के अंदर आपको क्या बोला गया है, आपको हंटिंगटन के बारे में यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है, तो ये जो बच्चे देख रहे हैं आप, इसको क्या है, इसको यहाँ पर पीके हुए है, मारा हैज बीन डायग्नोज्ड विद फिनाइल केटोनूरिया, अ वेरी रेयर एंड डेंजरस इनहेरिटेड मेटाबॉलिक यहाँ पर डिजीज। ठीक है, तो आप देखिए आप इसको अब यहाँ पर देखते हैं, खोलते हैं आपकी हंटिंगटन डिजीज को। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज जो है इसको यहाँ पर खोलते हैं और देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हंटिंगटन को समझें, उससे पहले आपको समझना है कि इसको, आपको मालूम है प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन आपकी बॉडी में शक्ति प्रदान करता है ना। प्रोटीन आप खाते हैं, जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं क्या करते हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा लेते हैं, तभी देखिए आप एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, मिल्क लेते हैं, वो सब चीजें इसमें क्या होती है, हाई रिच प्रोटीन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ये बात आप समझ गए। ठीक है, ओके। तो ये देखिए क्या है, ये एक सेल है और इस सेल से मिलकर क्या बनते हैं, कई सारे ये आपके बनाते हैं टिश्यू। ये तो मालूम है आपको, टिश्यू बन गया आपका, ये पूरा क्या एक टिश्यू है। और जब ऐसे ही कई सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका ऑर्गन बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसी टिश्यू को फीड करने के लिए क्या चाहिए होता है, मतलब मान के चलिए अगर ये आपका टिश्यू है, ये एक टिश्यू है आपका, इसके अंदर फीड करने के लिए इसको क्या चाहिए होता है, एक प्रोटीन चाहिए होता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है हंटिंगटिन। ठीक है, हंटिंगटिन नाम का एक प्रोटीन है जो क्या करता है, आपके ये जो टिश्यू है इसको प्रोटीन प्रदान करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी में हर जगह मिलेगा, आपके बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन 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 ये जो हंटिंगटन प्रोटीन है सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है आपको, आपको मिलता है अपने ब्रेन के अंदर। तो समझ में आ रहा है आपको क्या होने वाला है, अभी ब्रेन के अंदर मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि एक प्रोटीन है जो ब्रेन में बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब जब ये मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो आपको जो है झटके और मतलब आपको जो है अनकंट्रोलेबल जर्की मूवमेंट्स वगैरह जो है वो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए आप, ओके। तो अब यही जो हंटिंगटन है क्या होता है, आपके ब्रेन में कम होने लगता है तो क्या करता है, सेल प्रोटीन नहीं मिलेगा सेल को, तो क्या होगा, सेल जो है कोशिका जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर क्या होगा, आपके ब्रेन में फंक्शनिंग वगैरह भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये कहां पर होता है, ऐसे पार्ट जो किसके लिए जिम्मेदार है, जो आपके वॉलेंटरी मूवमेंट के लिए, वॉलेंटरी मूवमेंट और आपकी किसके लिए, प्लस आपकी मेमोरी के लिए। ठीक है, तो आपके ब्रेन में ऐसी जगह कहां पर, जहां पर मेमोरी की बात हो रही है और उसी के साथ साथ जहां पे वॉलेंटरी मूवमेंट आपकी एचिया जो है आपके मूवमेंट है उनकी बात हो रही है, वहां पे जो है इसकी फंक्शनिंग गड़बड़ाना जो है वहां पर स्टार्ट करती है। ठीक है, तो बताइए जब आपके वॉलेंटरी मूवमेंट में आपका कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको अनकंट्रोलेबल जर्की मूवमेंट्स आएंगे। सिंपल सी बात है ना, ये होगा। एचटीटी जीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, एचटीटी जीन, हंटिंगटन जीन यहाँ पर। ठीक है, एचटीटी की बात करेंगे, आगे देखते हैं अभी। लेकिन अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होंगे आपको यहाँ पर, है ना, आपकी थिंकिंग, विचार करने में, कॉग्निशन में, आपको जो है मेमोरी वगैरह में वहां पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका प्रोटीन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो हंटिंगटन है किसको इफेक्ट करती है, ये एडल्ट को भी इफेक्ट कर सकती है और ये आपके जो है चिल्ड्रन को तो करती ही है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे अर्ली ऑनसेट, है ना, शुरुआत में ही आपको देखने मिल जाएगा छोटे बच्चों के अंदर, और एडल्ट के अंदर भी होता है आपको 30 वर्ष या 35 वर्ष के अगर आप ऊपर हो जाएंगे तो वहां पर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है आपका हंटिंगटन डिजीज। अब यहाँ पर देखिए फिजिकल सिम्टम्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या क्या है। ये देखिए पैर शेक हो रहा है इस प्रकार से, इनवॉलंटरी मूवमेंट आपको देखने मिल रहा है, जर्की। आपने देखा होगा कई बार, कभी आप ट्रेन में गए हो, बस में गए हो, तो अंकल या आंटी जो है इस प्रकार से, है ना, अनकंट्रोलेबल रहता है, कंट्रोल नहीं, उनके पैर ऑटोमेटिकली हिलते हैं। आप कभी स्टेज पे जाइए, स्टेज पे कभी अगर आप गए हो तो देखेंगे आपके पैर ना अपने आप शेक होते हैं। आप चाहते नहीं कि पैर शेक करें, वो रीजन अलग है, आपको हंटिंगटन है ऐसा नहीं कह रहे हैं, बट वो रीजन अलग है। लेकिन वो जो शेकिंग है ना, वही सोचिए बहुत ज्यादा हो रही है और आपको हमेशा हो रही है अनकंट्रोलेबल। ठीक है, तो ये आपको देखने मिलेगा। ठीक है, किसके अंदर, आपको हंटिंगटन के अंदर। उसी के साथ क्या मिलेगा आपको, देखिए डिफिकल्टी सॉल्विंग, आपको निगलने में आपको समस्या आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्फागिया। ठीक है, डिस्फागिया बोलते हैं इसको यहाँ पर। और देखिए लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कभी भी आप गिर पड़ेंगे, कभी भी आप उठ चलेंगे, कुछ भी कर लेंगे। अब यहाँ देखिए मेंटल और इमोशनल चेंजेस क्या होंगे आपके, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स होगा, डोपामिन सेरोटोनिन जो है प्रॉपर काम करेगा नहीं। ठीक है, डिफिकल्टी लर्निंग और रीजनिंग में, मेमोरी लॉस भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। ठीक है, तो हंटिंगटन के अंदर हमको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे इफेक्ट करता है, आपके जो बासेल गांग्लिया है, जो बेसल गैंग्लिया है, वहां पे इफेक्ट करता है, क्योंकि आपके मूवमेंट वगैरह वहां से कंट्रोल होते हैं। और उसी के साथ आपके कहाँ पे होता है, सॉरी नॉट मोटर,
आपकी जो कॉर्टेक्स है उसके ऊपर भी, ठीक है। कॉर्टेक्स क्या करते हैं, बलकुट से आप थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन वगैरह वो सब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इफेक्ट करता है। अब यहाँ पर देखिए इफेक्ट कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे आपकी HTT जीन के बारे में, तो जो HTT जीन है ये आपकी बॉडी में होता है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके माता है, ये आपके पिता है, ठीक है। यहाँ से कहानी की शुरुआत हुई और क्या हो गए, यहाँ से आप हो गए। यहाँ से क्या लेके आ रहे हैं आप, यहाँ से लेके आ रहे हैं आप 46 के अंदर क्या अपना डीएनए लेके आ रहे हैं। लेकिन 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 कहानी में आता है ट्विस्ट, और आपके पास मान के चलिए डीएनए में ऐसा जो जीन HTT जीन जो आपको यहाँ पर नहीं है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस करेगा आपका हंटिंगटन प्रोटीन, ठीक है। तो आपका जो हंटिंगटन प्रोटीन है वो प्रोड्यूस करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है अब। क्यों? क्योंकि जेनेटिक है म्यूटेशन आपका यहाँ पर, ठीक है। मतलब आपको जेनेटिक इनहेरिटेड लेके आ रहे हैं यहाँ पर आप इसको। तो आपका जो डीएनए है इसको ये नहीं पता है कि हमको ये कैसे बनाना है, इसको ये नहीं पता है ये कैसे बनाना है। तो बताइए क्या होगा। अब जो उसका काम है हंटिंगटन प्रोटीन का जो काम है वो उसको प्रॉपर कर पाएगा नहीं, और आपको जो है जो अभी आपने मूवमेंट्स देखे, सॉरी जो आपने सिम्टम्स देखे वो सब आपको यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो फिर ये जो हंटिंगटन प्रोटीन है इसको जिस शेप में होना चाहिए उस शेप में अगर ये रहेगा नहीं, तो बताइए आपके न्यूरॉन की मदद करने के लिए आया है और बल्कि क्या कर देगा, उल्टा उसको यहाँ पर नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आपको जीन में, सॉरी डीएनए में मिला, डीएनए में आपको ऐसा प्रोटीन, वो चीज नहीं मिला, वो वाला जीन नहीं मिला जो क्या बनाता है आपका हंटिंगटन प्रोटीन बनाता है, जिस वजह से क्या होगा, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अब हम आते हैं हमारे सवाल के ऊपर। Which of the following is a genetic neuromuscular disorder characterized by gradual onset of jerky uncontrollable movements? क्या इसमें होता है? नहीं, इसमें तो बड़ा छोटा सिर हो जाता है। इसमें क्या होता है, माइटोसिस में नहीं। कोर्साकॉफ में होता है नहीं, 2021 की सीरीज देखिएगा। और कहाँ पर होता है हमको ये, हंटिंगटन के अंदर हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 108। तो यहाँ देखिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफी टाइम चला गया है वैसे ऑलरेडी। तो देखिए इसके अंदर 3 चीजें करनी होती है। Which of the following statements are necessary to increase statistical power? इसको बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप, 2 टेल का इस्तेमाल नहीं करते आप, 1 का करते हैं। तो बी को हटा दीजिए, बी को जैसे ही आप हटा देंगे आपका आंसर पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। ACDE सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। प्रतिदर्श आकार बढ़ाना, अल्फा स्तर बढ़ाना, ये तो आपको याद करना है, रटना है, ठीक है। पावर बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, सैंपल को बढ़ा दो और अल्फा लेवल को बढ़ा दो। और फिर ये जो है इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रीटमेंट, विवेचन पर आयाम बढ़ाना, ये करना है। प्रतिभागियों में विश्लेषणशीलता घटाना, डिक्रीजिंग द वेरिएबिलिटी अमंग पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो ये 4 चीजें आप नोट कर लेंगे, आगे आपको जरूर देखने मिल सकता है, अभी तो नहीं लेकिन आगे कभी आपको जरूर देखने मिलेगा, ठीक है। 2 टेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड ACND ओनली, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए। अकॉर्डिंग टू मॉडल मेमोरी ऑफ मेमोरी, सिंपल सा आपका आंसर है यहाँ पर। सबसे पहले कहाँ घुसेगा वो, सबसे पहले घुसेगा सी के अंदर, सेंसरी मेमोरी के अंदर। तो सी के अंदर कहाँ घुस रहा है, केवल यहाँ पर घुस रहा है। ई आपका आएगा सबसे एंड में, ये भी सही है। सेंसरी के बाद जाने के बाद क्या होता है आपको, यहाँ पर अटेंशन होता है, सेंसरी के बाद अटेंशन होगा, फिर क्या आएगा आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी CAD, ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ आता है आपके सेंसरी मेमोरी में, यानी कि इंद्रिय स्मृति में आएगा सबसे पहले। फिर कहाँ होगा, उसका अटेंशन लेंगे हम, अटेंशन के बाद क्या करेंगे, उसको STM में भेजेंगे, D। फिर कहाँ भेजेंगे उसको हम करेंगे उसका एलैबोरेटिव रिहर्सल, और फिर कहाँ भेजेंगे उसको हम भेजेंगे वहां पर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है यहाँ पे सही आंसर होता है। और अब आती है इनकी बारी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये एक शो था सच का सामना, जिसके अंदर क्या इस्तेमाल करते थे लाई डिटेक्टर, यानी कि इसको आप सुना होगा आपने, पॉलीग्राफ मशीन। पॉलीग्राफ मशीन क्या करती है, ये व्यक्ति सच बोल रही है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है, इसको डिटेक्ट करने का काम। लेकिन ये कैसा होता है, ये होता है वास्तविकता में, रियलिटी में होता था, ठीक है। दो इसका एथिकल इश्यूज वगैरह वो सब है, उन पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि ऐसा होता है कि आप किसी के शरीर में क्या करिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा दीजिए, और वो जो बोलेगा, फिर आपके बॉडी में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स हैं, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल चेंजेस हैं, उनके माध्यम से आप क्या पता कर लेंगे कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आपको मालूम पड़ जाएगा ये जो व्यक्ति है झूठ बोल रहा है या झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या मदद से करते हैं, हम करते हैं पॉलीग्राफ की मदद से, ठीक है। आपने सुना होगा नार्कोटिक टेस्ट वगैरह जब होता है तो उसके अंदर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है कोर्ट वगैरह से ऑर्डर वगैरह लेना होता है, वो सब चीजें होती हैं, ठीक है। उतनी डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है पॉलीग्राफ में क्या करते हैं, कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये मैं जांच कर लूंगी, ठीक है। तो पॉलीग्राफ किसके लिए करेंगे, अब इसके लिए तो करेंगे नहीं ना आप कि आपको कोई ए एक्टर पसंद है या नहीं है, कोई बी एक्टर पसंद है या नहीं है, इसके लिए तो नहीं करेंगे आप इस्तेमाल। किसके लिए करेंगे कि क्या आप ब्लैक वुमेन प्रेफर करेंगे आपके साथ बैठने के लिए सीट में, या ब्लैक मैन करेंगे अगर वुमेन है तो, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल आपका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन आप 4 लोग के सामने आप नहीं बोल सकते कि नहीं हम इनके साथ नहीं बैठेंगे या इनके साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं आपको यहाँ पर, तो ये अपने अपने पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, और इसी को हमको जब जानना होता है, जो रिसर्चर है बहुत स्मार्ट है, उसको जब ये जानना है कि ये व्यक्ति जो है एक ब्लैक वुमेन या ब्लैक मैन के साथ
स्क्रीन शेयर करने या फिर मतलब साथ में बैठने के लिए या साथ में घूमने के लिए या पार्टी में जाने के लिए रेडी होंगे या नहीं होंगे, तो उसको जानने के लिए जो आपका जो एटीट्यूड है इसको जानने के लिए जब इस्तेमाल करता है जिस चीज का, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम आपकी यहाँ पर द बोनाफाइड पाइपलाइन। ठीक है, तो बोनाफाइड पाइपलाइन क्या है, एक प्रकार से इसका एक और नाम आगे जाके बना, वो क्या है, वो है आपकी बोगस पाइपलाइन। इसके अंदर क्या करते हैं हम, इम्प्लिसिट रेशियल एटीट्यूड, अप्रत्यक्ष नस्लीय अभिवृत्ति को जांचने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका द बोनाफाइड पाइपलाइन का प्राइमिंग का उपयोग करने वाली बोनाफाइड पाइपलाइन तकनीक अप्रत्यक्ष नस्लीय अभिवृत्ति के अध्ययन का लक्षण करती है। ठीक है, तो इस किसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम, इम्प्लिसिट रेशियल एटीट्यूड को मापने के लिए हम बोनाफाइड पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। ना सुपर ऑर्डिनेट गोल्स के लिए मुजफ्फर शरीफ की यहाँ बात नहीं हो रही है, ना सोशल लोफिंग के लिए यहाँ पे बात हो रही है, और ना ही यहाँ पर ग्रुप शिफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको देखिए, सवाल को आप एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं कि ये तो शरीफ बात करते थे वो एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये सोशल लोफिंग की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रुप शिफ्ट की बात है, तो ये तीनों ही नहीं होने वाले हैं। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, इम्प्लिसिट रेशियल एटीट्यूड यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर जो इस्तेमाल कर रहे थे हम, वो क्या था, वो रियलिटी में था, इस शो के अंदर रियलिटी में इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा मान लेते हैं, कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो तो खैर प्रोडक्शन हाउस के ऊपर है, लेकिन हम मान लेते हैं रियलिटी में कर रहे थे इसका इस्तेमाल। ठीक है, और फिर जो है इनको जो है बाद में झेलना पड़ा वो सब चीजें। ठीक है, तो ये तो बात सही है, ये रियलिटी में, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहां पर आता है, ये जो बोगस पाइपलाइन या बोनाफाइड पाइपलाइन बोल रहे हैं, इसके अंदर केवल बताया जाता था कि आपका टेस्ट हो रहा है, आपको चेक किया जा रहा है। ठीक है, आपको केवल बताया जाता था कि आपके साथ ये हो रहा है और आपको चेक कर रहे हैं हम ये इंस्ट्रूमेंट लगा के, लेकिन वास्तविकता में नहीं होता था। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बोनाफाइड पाइपलाइन या बोगस पाइपलाइन यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, रियलिटी में हो रहा था क्या, नहीं, जैसे आपने देखा ना मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट में क्या था, शॉक दे रहे थे लेकिन उनको बताया नहीं था कि यहाँ पर हम शॉक दे रहे हैं, मतलब शॉक उनको बोला गया कि शॉक देने वाले हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई शॉक नहीं था वहां पर। ठीक उसी प्रकार से आपको बोलेंगे कि आपके शरीर में आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है जो चेक कर लेगा आप झूठ बोल रहे हो सही बोल रहे हो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप जो है आपके जो एटीट्यूड है आपका इम्प्लिसिट वाला, आंतरिक वाला, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, वो आप वहां पे अपना बता देंगे, ऐसा ही इसमें देखा गया था। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा यहाँ पर बोनाफाइड पाइपलाइन के बारे में। बोनाफाइड पाइपलाइन के अंदर क्या करेंगे हम, जो आपकी इम्प्लिसिट एटीट्यूड है ना, जो आपके इम्प्लिसिट जो आपके अंदर है उसको आप बताते नहीं है समाज में या चार लोगों के सामने, उसको निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट नंबर 3 यहाँ पे समाप्त होता है इस प्रीमियम कैंसल पेपर CP3 का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम बात करेंगे आपके, वैसे ऑलरेडी हमने पूरा पेपर कवर कर लिया है, आप फ्री वीडियोस भी वहां से देख सकते हैं, उसको ऐड कर देंगे आपके वहां पर ग्रुप में। ठीक है, ओके, एंड मुलाकात होगी आपसे पार्ट नंबर 4 के अंदर अगर बनता है तो, और फिर पार्ट नंबर 5 के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, यू आर वाचिंग प्रीमियम वीडियोस।